नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में थी। इस समय ने हर किसी को अपने घर में कैद कर दिया था, लेकिन कई ऐसे अनजाने खतरे भी सामने आए जो कभी सोचे नहीं थे। मेरी यह कहानी इसी भयावह लॉकडाउन के दौरान घटित हुई घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी में हम एक युवा युवक आर्यन के साथ होंगे जो एक बड़े शहर में अकेला रहता है। उसे लॉकडाउन के दौरान कुछ रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन ने आर्यन की जिंदगी को एक भयावह मोड़ दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन का पहला दिन था। आर्यन ने अपनी सुबह की चाय पी और खिड़की के पास जाकर बाहर का दृश्य देखने लगा। बाहर की सड़कें सुनसान थीं, हर जगह सन्नाटा था। उसने अपने मोबाइल फोन पर सुबह की खबरें देखीं। सभी चैनलों पर केवल कोरोना वायरस के बारे में ही चर्चा हो रही थी। यह सोचकर ही आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आर्यन का इरादा इस समय का सही इस्तेमाल करने का था। उसने तय किया कि वह अपने पुराने शौक जैसे किताबें पढ़ना और ऑनलाइन कोर्स करना फिर से शुरू करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस लॉकडाउन के दौरान उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने वाला है। उसने अपनी किताबों की अलमारी खोली और एक पुरानी किताब निकाल ली। वह उस किताब को पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसके फोन की रिंगटोन गूंज उठी। हेलो, उसने कहा। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? उसकी दोस्त नीतू की आवाज थी। हाँ, सब ठीक है। तुम कैसी हो? आर्यन ने पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन यह लॉकडाउन बहुत भयानक है। मैं अकेले घर में बोर हो रही हूं, नीतू ने कहा। मैं भी। चलो कुछ समय बात करते हैं, आर्यन ने कहा। उन्होंने कुछ देर तक बातें की। नीतू ने बताया कि वह अपनी मां के पास है और लॉकडाउन के बाद वह आर्यन से मिलने का प्लान बना रही है। आर्यन ने सोचा कि जब यह सब खत्म होगा तब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी रखेगा। रात के समय आर्यन अपने सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। अचानक उसका टीवी बंद हो गया। उसने रिमोट से चेक किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्या हो गया, उसने सोचा और फिर अपने लैपटॉप पर चला गया। जैसे ही वह लैपटॉप खोलने लगा, अचानक उसके घर की बत्तियां बुझ गईं। आर्यन ने अंधेरे में इधर उधर देखा। यह तो अजीब है, उसने मन में कहा। आर्यन ने अपनी मोबाइल टॉर्च चालू की और घर में घूमने लगा। उसे लगा कि शायद यह सब कुछ समय के लिए है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आखिरकार बिजली लौट आई, लेकिन अब आर्यन का मन उथल पुथल में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल लेता हूं। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे अपने पड़ोस में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें उस पर हावी होने लगीं। क्या यह लॉकडाउन का असर है, उसने सोचा और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। ये आवाजें और भी तेज हो रही थीं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोच रहा था कि क्या उसे अंदर वापस जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। आर्यन ने खुद को समझाया कि यह केवल उसकी सोच का खेल है। उसने एक गहरी सांस ली और आवाज की ओर बढ़ता रहा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें और भी स्पष्ट होती गईं। कौन है वहां, आर्यन ने सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी। यह कौन है, उसने फिर से पूछा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डर के मारे थरथराने लगा। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च को छाया की ओर फेंका, लेकिन जब रोशनी पड़ी तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। आर्यन, आर्यन। इस बार आवाज बहुत करीब थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर के दरवाजे को बंद करते ही उसे राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वह अगले दिन अपने दोस्तों को फोन करेगा और उनसे बात करेगा। रात को सोने से पहले आर्यन ने एक बार फिर अपनी किताब उठाई, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे केवल उस छाया और आवाज के बारे में सोचना था। उसने कोशिश की कि वह सो जाए,
लेकिन नींद उसके पास नहीं आ रही थी। वह अपनी बिस्तर पर उलटे पुलते रहा और अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। वह घबरा गया और तुरंत बत्ती जलाई। कौन है? उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने अपने दिल को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं और उसे महसूस हुआ कि इस लॉकडाउन में कुछ तो गलत है। आर्यन ने अगली सुबह उठकर खुद को काम में व्यस्त रखने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दिमाग को व्यस्त रखेगा तो शायद वह उस डरावनी रात को भूल सकेगा। वह ने अपने दिन की शुरुआत एक दौड़ के साथ की। दौड़ने के बाद उसने नाश्ता किया और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन उसे बार बार वही रात की आवाजें याद आ रही थीं। उसने सोचा कि उसे किसी मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए। आर्यन ने अपनी दोस्त नीतू को फोन किया। क्या तुम अभी भी डर रही हो? नीतू ने पूछा। हाँ, मुझे कल रात कुछ अजीब लगा था, आर्यन ने कहा। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना होगा, यह सब लॉकडाउन का प्रभाव है, नीतू ने कहा। आर्यन ने फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही छाया घूम रही थी। उसने तय किया कि वह उस छाया का पता लगाने के लिए फिर से बाहर जाएगा। इस बार उसने अपने साथ एक कैमरा और एक टॉर्च ले जाने का फैसला किया। जब वह बाहर गया तो आसमान में काले बादल छा गए थे। उसने खुद से कहा, यह केवल मेरे दिमाग का खेल है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहली बार छाया देखी थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे जमीन पर कुछ बिखरा हुआ दिखा। वह पास गया और देखा कि वहां एक पुराना नोटबुक पड़ा हुआ था। यह किसका है? उसने सोचा। उसने नोटबुक उठाया और देखा कि उसमें कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी की आत्मा या आत्माओं का प्रतीक लग रहे थे। आर्यन का मन घबरा गया। क्या ये सब यहां के लोगों का है? उसने सोचा। जैसे ही वह नोटबुक को और अच्छे से देखने लगा, अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। आर्यन, मुझे मदद करो। यह आवाज उसे एकदम से सुनाई दी। आर्यन घबरा गया और तेजी से वहां से भागने लगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके हाथ में वह नोटबुक थी। उसने उसे टेबल पर रख दिया और सोचा कि बाद में उसे देखेगा। आर्यन ने उस नोटबुक को देखकर सोचा कि यह सब काफी अजीब था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि शायद यह उसके लिए एक खतरनाक संकेत है। रात के समय आर्यन ने अपने दोस्तों से बात करने का निर्णय लिया। उसने नीतू और उसके अन्य दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका मन फिर से डर और अकेलेपन में डूबने लगा। आर्यन ने सोचा कि क्या वह अपने साथियों को अपनी समस्या बताने में सक्षम होगा। बातचीत के बाद आर्यन ने रात को फिर से उस नोटबुक को देखने का फैसला किया। उसने देखा कि उसमें कुछ पन्नों पर अजीबो-गरीब चित्र और लिखावट थी। वह पढ़ने लगा और उसे एक पन्ने पर लिखा हुआ मिला, यदि तुम सुन सकते हो तो मुझे मदद करो, मैं यहां ट्रैप्ड हूं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या कोई सच में यहां ट्रैप्ड है? उसने फिर से आवाज सुनी, आर्यन, मेरी मदद करो। अब आर्यन को यकीन हो गया कि उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि शायद उसे उस जगह जाना चाहिए जहां वह पहली बार छाया और आवाज सुन चुका था। आर्यन ने अपनी योजना बनाई और उस रात फिर से बाहर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ टॉर्च और वह नोटबुक लिया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसे अंधेरा और भी भयावह लग रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ शांत था। यहां कोई नहीं है, मैं यहां क्यों आया? उसने सोचा। लेकिन अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से बाहर निकालो। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे सच में यहां कुछ करना चाहिए? उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया और देखा कि कुछ दूरी पर एक पुराना पेड़ था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब सा था। वह पेड़ के पास गया और उसे महसूस हुआ कि पेड़ के नीचे कुछ गहरा था। उसने टॉर्च की रोशनी को और नीचे की ओर बढ़ाया। उसे वहां एक पुराना ताबूत दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या है? उसने सोचा। आर्यन ने धीरे धीरे ताबूत के पास जाकर उसे खोला। अंदर एक पुरानी हड्डी थी और एक चिट्ठी। जब उसने चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था, मैंने इसे किया है, मैं यहां ट्रैप्ड हूं,
मेरी मदद करो। आर्यन का मन भयभीत हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह सब कुछ और भी गहरा और खतरनाक है। आर्यन अब खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसने ताबूत को बंद किया और तेजी से वहां से भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके मन में एक डरावनी छवि थी। क्या मुझे यह सब किसी से बताना चाहिए? उसने सोचा, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। उसने अपनी किताब को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोच में वही आवाज और ताबूत घूम रहे थे। आर्यन ने अपनी दोस्त नीतू को फिर से फोन किया। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? उसने कहा। तुम क्यों परेशान हो? क्या कुछ हुआ है? नीतू ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। ठीक है, मैं कल आऊंगी, नीतू ने कहा। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर था। वह रात को सोने के लिए चला गया, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वह चौंका और कमरे की बत्तियां जलाई। आर्यन ने देखा कि कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका मन अभी भी अस्थिर था। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि यह केवल उसकी सोच का खेल है, लेकिन जैसे ही वह सोने लगा, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। आर्यन, मुझे बाहर निकालो। इस बार आर्यन की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने टॉर्च को अपने पास रखा और फिर से उस नोटबुक को पढ़ने लगा। क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूं, या यह सब मेरे दिमाग का खेल है? उसने सोचा। सुबह के समय नीतू उसके घर आई। वह आर्यन की घबराहट को देखकर समझ गई कि कुछ गंभीर है। क्या हुआ आर्यन? नीतू ने पूछा। आर्यन ने उसे सब बताया। नीतू ने कहा, तुम्हें किसी मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए, यह सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। आर्यन ने उसे बताया कि वह उस जगह जाना चाहता है जहां ताबूत था। नीतू ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया कि उसे पता लगाना होगा। आखिरकार नीतू ने आर्यन को समझाया कि वह उसके साथ जाएगी, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने रात का समय चुना और फिर से उस स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे, रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उन्हें वहीं पेड़ दिखाई दिया, लेकिन ताबूत अब वहां नहीं था। क्या यह सच में हो रहा है? आर्यन ने कहा। शायद यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, नीतू ने कहा। लेकिन तभी उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी। मेरे पास आओ। नीतू ने आर्यन को पकड़ लिया और कहा, हम यहां से चलते हैं। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, हमें इसे खत्म करना होगा। आर्यन और नीतू ने फिर से अपने आसपास देखा। वे पेड़ के पास गए और वहां एक गहरा गड्ढा देखा। यह क्या है? नीतू ने पूछा। शायद यह वही जगह है जहां ताबूत था, आर्यन ने कहा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में गड्ढे की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर एक लड़की की थी, जिसके चेहरे पर डर और आंसू थे। ये कौन है? नीतू ने पूछा। आर्यन ने सोचा, क्या यह उस लड़की का चेहरा है जिसने हमें बुलाया था? उसने उस तस्वीर को उठाया और देखा कि उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने वह तस्वीर नीतू को दिखाई। क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? नीतू ने कहा। नहीं, हमें इसे समझना होगा, आर्यन ने कहा। उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा और कुछ देर बाद आर्यन को एक आइडिया आया। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसने कहा। नीतू ने सहमति दी, लेकिन उसे डर था कि यह सब खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, अचानक उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी। तुम्हें मेरे पास आना होगा। आर्यन और नीतू ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें यहां से निकलना चाहिए, नीतू ने कहा। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, मुझे उसे बचाना है। आर्यन ने अपनी योजना बनाई और नीतू को समझाया। हमें उस जगह की तलाश करनी होगी जहां वह लड़की थी। उन्होंने अपनी खोज शुरू की और कई जगहों पर गए। आखिरकार उन्हें एक पुराना अस्पताल मिला। यहां हम कुछ पता लगा सकते हैं, आर्यन ने कहा। जैसे ही वे अस्पताल में पहुंचे, उन्हें अंधेरा और सन्नाटा मिला। यहां कोई नहीं है? नीतू ने पूछा। आर्यन ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। अस्पताल के अंदर उन्हें कई पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले।
यहां कुछ गलत है, नीतू ने कहा। आर्यन ने देखा कि कुछ दस्तावेजों में उस लड़की का नाम था। ये लड़की यहां क्यों थी, उसने सोचा। आर्यन ने उस लड़की के नाम पर और भी जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। उन्होंने अस्पताल की पुरानी फाइलों में देखा और पाया कि उस लड़की का नाम सिया था। यहां लिखा है कि उसे यहां गलत तरीके से बंद किया गया था, आर्यन ने कहा। नीतू ने घबराकर कहा, यह सब बहुत अजीब है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने और जानकारी इकट्ठा की और पता लगाया कि सिया की कहानी बहुत ही भयानक थी। आर्यन ने नीतू को बताया कि सिया को एक बुरी शक्ति द्वारा सताया जा रहा था। हमें उसकी मदद करनी होगी, उसने कहा। नीतू ने कहा, लेकिन हमें इसके परिणाम का पता नहीं है। आर्यन ने कहा, हमें जानना होगा। उन दोनों ने एक पुरानी डायरी में पाया कि सिया के साथ कुछ डरावनी घटनाएं हुई थीं। हमें यह सब समझने की जरूरत है, आर्यन ने कहा। आर्यन और नीतू ने उस डायरी को और ध्यान से पढ़ा। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें पता चला कि सिया की आत्मा अभी भी उस अस्पताल में बंद है। हमें उसे यहां से बाहर निकालना होगा, आर्यन ने कहा। नीतू ने कहा, लेकिन कैसे? आर्यन ने कहा, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। आर्यन ने नीतू के साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक जगह चुनी जहां सिया की आत्मा को बुलाया जा सके। पूजा के दौरान उन्हें अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे यहां से बाहर निकालो, आर्यन ने कहा। हम तुमसे मदद करने आए हैं। लेकिन फिर अचानक अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्यन और नीतू ने देखा कि चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। क्या हो रहा है? नीतू ने कहा। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। लेकिन तभी एक भयानक छाया उनके सामने आई। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसने कहा। आर्यन ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन वह छाया और भी डरावनी हो गई। तुम नहीं बचोगे। आर्यन और नीतू ने दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन छाया उनके पीछे थी। आर्यन ने कहा, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। लेकिन छाया ने उन्हें घेर लिया। तुम यहां नहीं जा सकते। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। लेकिन छाया ने और भी खतरनाक रूप धारण कर लिया। आखिरकार आर्यन ने छाया के सामने घुटने टेक दिए। कृपया मुझे छोड़ दो, उसने कहा। लेकिन छाया ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मेरी जगह लो। अंत में आर्यन ने अपनी आत्मा को खो दिया और उसकी चीखें उस अस्पताल में गूंजने लगीं जहां सिया की आत्मा भी ट्रैप्ड थी।